हेलो फ्रेंड्स, दिस इज किशन। एम्बिशन पाठशाला में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम 12th क्लास की बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 3rd चैप्टर हिंदी मीडियम में कृषि की विशेषताएं, समस्याएं एवं नीतियों के 2nd पार्ट की स्टडी करेंगे। कृषि की विशेषताएं, समस्याएं एवं नीतियों को समझने के लिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मैंने इसे 5 टॉपिक्स में डिवाइड करा है। अगर आप इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक की वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके आप इस टॉपिक की वीडियो को देख सकते हैं। आज हम इस चैप्टर के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्टडी करेंगे, भारतीय कृषि की विशेषताएं। तो फ्रेंड्स, जो हमारी इंडियन एग्रीकल्चर है उसकी क्या विशेषता है, मतलब हमारा इंडियन एग्रीकल्चर कैसा है, उसके अंदर किस तरीके की डेवलपमेंट्स हो रही है, हमारी प्रोडक्टिविटी कैसी है, हमारा प्रोडक्शन कैसा है। तो इसके रिगार्डिंग हम जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसकी विशेषताओं की आज डिटेल स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। भारतीय कृषि की विशेषताएं या फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर को समझने के लिए मैंने इसे 8 पॉइंट्स में डिवाइड करा है। इन 8 पॉइंट्स की स्टडी करने के बाद आप अच्छे से समझ पाओगे कि हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की क्या क्या विशेषताएं हैं, हमारे इंडियन एग्रीकल्चर आज किस स्थिति में है और हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कैसी है, और विश्व की डेवलप कंट्रीज की इकोनॉमी से भी कंपेयर करेंगे हमारी इंडियन इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को, कि जो विश्व की प्रोडक्टिविटी है और प्रोडक्शन है वो कैसा है, और इंडिया के अंदर जो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन है जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी, तो इन दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, निम्न उत्पादकता। तो फ्रेंड्स, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत लो है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे इंडिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड है। इसी वजह से हमारे जो फार्मर्स हैं वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाते, बिकॉज फ्रेंड्स हमारे जो मोस्ट ऑफ फार्मर्स हैं वो मार्जिनलिस्ट है, पुअर है, उनके पास न्यू टेक्नोलॉजी अफोर्ड करने की कैपेसिटी नहीं होती, मतलब उनकी अफोर्डिंग कैपेसिटी नहीं होती, वो नई तकनीक को नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए वो परंपरागत तकनीक को यूज करते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम होता है, प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को समझते हैं। तो उत्पादकता का मतलब क्या होता है? उत्पादकता से अभिप्राय प्रति हेक्टेयर भूमि के उत्पादन से है। मतलब फ्रेंड्स, एक भूमि के प्रति हेक्टेयर पे जो उत्पादन होता है उसे उत्पादकता बोलते हैं। तो जो हमारी उत्पादकता है विश्व के जो उन्नत देश है, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज है, उनसे बहुत कम है। जैसा कि फ्रेंड्स देखिए, विश्व के उन्नत देशों की तुलना में भारत की कृषि उत्पादकता बहुत निम्न है। तो फ्रेंड, ये ठीक कर लेना, थोड़ा सा निम्न आएगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है जो उन्नत देश है विश्व के उनसे बहुत कम है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज को फॉलो किया जाता है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी कम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इस टेबल के अंदर कुछ कंपैरिजन है। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज का कंपैरिजन है। आप इसकी स्टडी करने के बाद आप समझ पाओगे कि जो विश्व के उन्नत देश है उनसे हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी कम है। तो ये एक टेबल है, इस टेबल की हेल्प से आप अच्छे से एनालाइज कर पाओगे कि हमारे इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है और विश्व के जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी प्रोडक्टिविटी से कितनी कम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ज्यादा क्रॉप्स नहीं है, केवल 3 ही क्रॉप्स हैं, जो पहली है राइस, दूसरी वीट एंड तीसरी कॉर्न। तो फ्रेंड्स, इन तीनों की कंपैरिजन देखेंगे विश्व के उन्नत देशों की तुलना में। तो देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है उसको मेजर करा गया टन ऑफ आउटपुट पर हेक्टेयर में। मतलब सबसे पहले राइस की स्टडी करते हैं फ्रेंड्स। तो राइस का जो प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर पर हेक्टेयर वो कितना है? 3.6 टन। तो मतलब यहाँ पर इंडिया के अंदर 1 हेक्टेयर के अंदर 3.6 टन राइस का प्रोडक्शन होता है। दूसरी तरफ चाइना के अंदर 6.8, मतलब फ्रेंड वहां पर भी 1 हेक्टेयर के अंदर 6.8 टन का प्रोडक्शन होता है, बट इंडिया के अंदर 3.6 का होता है, मतलब चाइना के अंदर डबल प्रोडक्शन होता है हमसे। वियतनाम के अंदर 5.8 और वर्ल्ड एवरेज कितना है फ्रेंड? 4.5। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो कि हमारे जो इंडिया की प्रोडक्टिविटी है वो वर्ल्ड की एवरेज प्रोडक्टिविटी से भी कम है। मतलब फ्रेंड्स, हमारे इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है डेवलप्ड कंट्रीज की प्रोडक्टिविटी से बहुत कम है। बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि हमारे इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है सभी देशों से कम है, नहीं। हमारे इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है बहुत सारे देशों से ज्यादा भी है, बट जो विश्व के उन्नत देश है, डेवलप्ड कंट्रीज है, उनसे बहुत कम है। वीट की बात देखिए फ्रेंड्स, वीट का प्रोडक्शन इंडिया में पर हेक्टेयर कितना है? 3.1। दूसरी तरफ चाइना के अंदर कितना है? 6.5, यूके के अंदर 9.0 और वर्ल्ड एवरेज कितना है? 3.3। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो यूके के अंदर हमसे 3 गुना ज्यादा प्रोडक्टिविटी है। मतलब पीस ऑफ लैंड यहाँ पर भी उतना ही है और वहां पर भी उतना ही है।
मतलब 1 हेक्टेयर में यहाँ पर 3.1 टन का प्रोडक्शन होता है और यूके के अंदर 9.0 का होता है। तो आप समझ सकते हो फ्रेंड वो किस लेवल की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा हाई है। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड, हमारी तो वर्ल्ड एवरेज से भी प्रोडक्टिविटी कम है। लास्ट कौन का प्रोडक्शन देखिए फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर 2.6 का टन का प्रोडक्शन होता है, चाइना के अंदर 5.8 और यूएसए के अंदर 10.7 का। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यूएसए के अंदर हमसे लगभग 4 गुना ज्यादा प्रोडक्टिविटी है और जो वर्ल्ड एवरेज है कॉर्न की वो 5.6 है। तो फ्रेंड हमारी जो प्रोडक्टिविटी है कॉर्न की वो वर्ल्ड एवरेज से भी बहुत कम है। तो आप समझ पाए होंगे अच्छे से कि हमारी इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है विश्व के उन्नत देशों की प्रोडक्टिविटी से बहुत कम है। तो इट मीन्स हमें बहुत कुछ करना होगा, नई टेक्नोलॉजीज को अपडेट करना लाना होगा जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ पाए और प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए। तो फ्रेंड्स देखिए, जब अगर कंट्री के अंदर जो एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर मोस्ट ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज है और उसकी प्रोडक्टिविटी कम है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर वो स्टैग्नेंट है, बैकवर्ड है और इसकी वजह से हमारी जो नेशनल इनकम है वो भी कम होती है। तो फ्रेंड देखिए इसके कुछ इंपैक्ट पड़े हैं। निम्न उत्पादकता पिछड़ेपन का एक चिन्ह है। तो अगर प्रोडक्टिविटी कम होगी तो इसका मतलब क्या होगा, हमारी इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड है। और सेकंड पॉइंट देखिए, कृषि क्षेत्र के पिछड़ापन होने के कारण औद्योगिक क्षेत्र में भी धीमी गति से विकास होता है। और फ्रेंड्स हमें एक बात क्लियर है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है और जो सेकेंडरी सेक्टर है इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। अगर कृषि क्षेत्र का उत्पादन बढ़ेगा तो औद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन भी बढ़ेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर तो बात ही खराब हो रही है कि हमारी प्रोडक्टिविटी कम है मतलब उत्पादन कम है, तो सेकेंडरी सेक्टर की भी ग्रोथ ज्यादा तेजी से नहीं हो पाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको फर्स्ट पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी मतलब डिस्यूज अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रेंड्स हमारे इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारे इंडिया के अंदर छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, मतलब हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या तो कह सकते हो डिस्यूज अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रेंड हमारे इंडिया के अंदर ये छिपी हुई बेरोजगारी क्यों पाई जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है मतलब कृषि क्षेत्र है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। मतलब वर्किंग पॉपुलेशन का बहुत बड़ा भाग किस में कार्यरत है, कृषि के अंदर कार्यरत है। इसलिए हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर डिस्यूज अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, मतलब छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। तो इसे और अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, छिपी हुई बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है को कहते हैं जिसमें बेरोजगारी गुप्त होती है। तो फ्रेंड मैंने बताया यहाँ पर जो छिपी हुई बेरोजगारी है उसका मतलब है एक गुप्त बेरोजगारी जिसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट फ्रेंड देखिए सेकंड पॉइंट से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, यह तब उत्पन्न होती है जब भूमि के एक निश्चित टुकड़े पर काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या वास्तविक आवश्यकता से अधिक होती है। मतलब यहाँ पर बात यह है कि जैसे मान लीजिए एक पीस ऑफ लैंड है, उस पे रिक्वायरमेंट है 4 लोगों की, लेकिन उस पे अगर 8 लोग कार्यरत हैं तो इससे क्या होगा, वो जो एक्स्ट्रा 4 लोग हैं वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है। मतलब फ्रेंड्स क्या है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर एक पीस ऑफ लैंड है उसके ऊपर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, बट ऐसा होता है कि अगर हम उनमें से कुछ लोगों को हटा भी देते हैं तो टोटल प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं होती है। तो इसी को बोलते हैं छुपी हुई बेरोजगारी। तो यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है उसे आप एक बार दोबारा से समझिए, यह तब उत्पन्न होती है जब भूमि के एक निश्चित टुकड़े पर काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या वास्तविक आवश्यकता से अधिक होती है। मतलब रिक्वायरमेंट 4 लोगों की है लेकिन उस पर लगे हुए हैं 6 लोग, तो इसका मतलब जो 2 एक्स्ट्रा लोग हैं वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है, लेकिन एक्चुअली में आपको ऐसा दिखेगा कि वो एम्प्लॉयड है। तो फ्रेंड देखिए थर्ड पॉइंट, अंततः बाहरी तौर पर सभी लोग कार्य दिखेंगे किंतु वास्तविकता यह है कि उनमें से कुछ व्यक्ति बेरोजगार होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप दूर से एनालाइज करोगे तो लगेगा कि सारे लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड है, बट रियलिटी में क्या होता है, उनमें से कुछ लोग बेरोजगार होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए, यदि उनमें से कुछ को वहां से निकाल लिया जाए तो भी कुल उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स अगर मान लीजिए उस प्रोडक्शन यूनिट के अंदर से कुछ लोगों को विड्रॉ कर लिया जाता है तो भी प्रोडक्शन के अंदर टोटल आउटपुट के अंदर कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि वो लोग बेरोजगार थे, उनका कंट्रीब्यूशन उसके अंदर कुछ था ही नहीं। तो फिफ्थ पॉइंट देखिए फ्रेंड, छिपी हुई बेरोजगारी भारतीय कृषि की एक विशिष्ट विशेषता है, यह निर्धनता तथा पिछड़ेपन को दर्शाती है। तो फ्रेंड्स हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसके अंदर डिस्यूज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा लेवल पे पाई जाती है, इसी वजह से हमारा इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, पिछड़ा हुआ है। और फ्रेंड्स हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारी जीडीपी के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट भी करता है, इसलिए हमारी इंडियन इकोनॉमी भी जो है वो ज्यादा तेजी से ग्रोथ नहीं कर पाती है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा सही से ग्रोथ नहीं कर रहा होता है, इसलिए हमारी इंडियन इकोनॉमी
जो है बैकवर्ड है एज कम्पेयर डेवलप्ड नेशन से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट अच्छे से समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट वर्षा पर निर्भरता मतलब डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। तो फ्रेंड्स हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की ये भी एक सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर जो फार्मर्स है वो पूरी तरीके से निर्भर रहते हैं किसके ऊपर, रेनफॉल के ऊपर मतलब बारिश के ऊपर। क्योंकि फ्रेंड्स हमारे इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस हुए आज लगभग 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, बट हमारी भारतीय सरकार ने अभी तक ऐसे कोई इनिशिएट्स नहीं लिए हैं जिसकी वजह से परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप्ड हो पाए, मतलब सिंचाई के स्थायी साधनों का विकास हो सके। तो इसलिए हमारे जो मोस्ट ऑफ फार्मर्स हैं वो वर्षा पर निर्भर रहते हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर प्रोडक्टिविटी जो रहती है मतलब उत्पादन जो रहता है वो अनसर्टेन रहता है। अच्छी बारिश होती है तो अच्छा उत्पादन होएगा, खराब बारिश होएगी मतलब बारिश नहीं होएगी तो खराब उत्पादन रहेगा। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। भारतीय कृषि वर्षा पर बहुत अधिक निर्भर होती है। तो मैंने आपको बताया कि हमारी जो भारतीय कृषि है मतलब जो फार्मर्स है वो बहुत हद तक डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, रेनफॉल के ऊपर। अच्छी बारिश होगी तो अच्छा उत्पादन होगा। तो देखिए फ्रेंड फर्स्ट पॉइंट, इसके अनुरूप फसल उत्पादन बहुत ही अनिश्चित होती है। मतलब फसल उत्पादन तो अनिश्चित होएगा ही क्योंकि जो फार्मर्स है वो डिपेंडेंट किसके ऊपर हो रखे हैं, रेनफॉल के ऊपर। सेकंड पॉइंट देखिए, अच्छी वर्षा का अर्थ है अच्छी फसल तथा कम वर्षा का अर्थ है कम फसल। तो अच्छी बारिश हो गई तो उत्पादन अच्छा होएगा, ज्यादा उत्पादन होएगा, और कम बारिश हुई तो कम उत्पादन होएगा क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स कृषि नहीं कर पाएंगे, सूखा पड़ जाएगा। थर्ड पॉइंट देखिए, अस्थिरता कृषि उत्पादन का अर्थ अस्थिर कृषि आय है। तो फ्रेंड्स अगर कृषि के अंदर अस्थिरता रहेगी तो कृषि की जो आय है वो भी अस्थिर रहेगी। अगर उत्पादन ज्यादा होएगा तो आय ज्यादा होगी, उत्पादन कम रहेगा तो आय कम होगी। तो देखिए यहाँ पर परिणाम स्वरूप समृद्धि प्रक्रिया स्थिर होने में असफल हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर उत्पादन अनसर्टेन रहेगा, प्रोडक्शन अनसर्टेन रहेगा तो उससे इनकम भी क्या रहेगी, अनसर्टेन। तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी भी क्या रहेगी, अनसर्टेन, मतलब वो कभी ज्यादा हो जाएगी कभी कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको थर्ड पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। फोर्थ पॉइंट, निर्वाह खेती मतलब सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो फ्रेंड्स हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर मतलब कृषि क्षेत्र के अंदर जो निर्वाह खेती है वो कृषि की एक बहुत बड़ी विशेषता है। वो इंडिपेंडेंस पे भी निर्वाह कृषि करते थे हमारे फार्मर्स, इंडिपेंडेंस से पहले भी निर्वाह कृषि करते थे, और आज इंडिपेंडेंट हुए इतने साल हो चुके हैं लेकिन हमारे इंडियन फार्मर्स का जो दृष्टिकोण है फार्मिंग को लेके वो अभी भी नहीं बदला है। वो अभी भी सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही करते हैं, मतलब निर्वाह खेती करते हैं। तो फ्रेंड अच्छे से समझते हैं। तो निर्वाह कृषि का मतलब क्या होता है, मतलब निर्वाह कृषि का मतलब होता है जो फार्मर्स होते हैं जो उत्पादन करते हैं सिर्फ अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, ना कि सरप्लस आउटपुट के लिए। मतलब वो अधिक के लिए उत्पादन नहीं करते हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से उत्पादन नहीं करते, वो सिर्फ अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन करते हैं। तो पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। भारतीय खेती में निर्वाह उन्मुख है, मतलब जो हमारी भारतीय खेती है, कृषि है, वो निर्वाह उन्मुख है, मतलब सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड है। यहाँ पर जो कृषि की जाती है सिर्फ निर्वाह के लिए की जाती है, मतलब जो फार्मर्स है वो प्रॉफिट मोटिव से कृषि नहीं करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इसका अर्थ है कि किसान का प्राथमिक उद्देश्य अपने परिवार के जीवन निर्वाह के लिए उत्पादन करना होता है, ना कि लाभ कमाने के लिए। तो हमारे जो फार्मर्स हैं वो प्रॉफिट मोटिव के लिए प्रोडक्शन करते नहीं है, वो सिर्फ अपने फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, मतलब फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसका तात्पर्य है कि भारत में खेती की प्रकृति अधिक व्यापारिक व्यवसाय नहीं है। मतलब हमारे जो इंडियन फार्मर्स हैं वो कमर्शियल पर्पज के लिए कृषि नहीं करते हैं। मतलब कमर्शियल पर्पज का मतलब क्या है, अपनी डोमेस्टिक नीड्स भी पूरी हो जाए और साथ में हमारे पास सरप्लस आउटपुट भी बचे जिसे हम मार्केट के अंदर बेच सके। तो हमारे जो फार्मर्स है उनकी ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, उनका मतलब इंटेंशन ही नहीं होता कि ज्यादा प्रोडक्शन किया जाए। हमारे जो फार्मर्स है बस उतना ही प्रोडक्शन करते हैं जितना उनकी फैमिली के लिए रिक्वायर्ड होता है। थर्ड पॉइंट देखिए, निर्वाह खेती निवेश के लिए अधिशेष सर्जित करने में असफल होती है। तो फ्रेंड्स अगर मान लीजिए जो फार्मर्स है वो सिर्फ निर्वाह कृषि करेंगे तो सरप्लस आउटपुट होएगा ही नहीं, मतलब अधिशेष होएगा ही नहीं, और अधिशेष नहीं होएगा तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो पाएगी फार्मर से। तो लास्ट पॉइंट देखिए, अधिशेष का अधिशेष का निवेश करने से कृषि में स्थिरता आती है। तो फ्रेंड्स जो अधिशेष होएगा, तो अगर फार्मर्स के पास में सरप्लस आउटपुट होएगा तो उसे वो बेच के
मनी अर्न करेगा और मनी को फिर वो वापस कृषि के अंदर इन्वेस्ट कर पाएगा। बट हमारे इंडियन फार्मर्स जो है वो सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, उनके पास में सरप्लस आउटपुट बचता ही नहीं है, तो वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको 4 पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो कि हमारी इंडियन एग्रीकल्चर का मतलब कृषि क्षेत्र की बहुत बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। 5th पॉइंट, आधुनिक आगातों का अभाव। तो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आधुनिक अभावों का अभाव है, मतलब लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर मॉडर्न इनपुट्स का यूज नहीं होता है, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स हैं वो बहुत ज्यादा हद तक पुअर है, मार्जिनलिस्ट है, मतलब गरीब है, जो एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब जो मॉडर्न इनपुट्स है वो एक्सपेंसिव है, महंगे हैं, उनको खरीदना हमारे इंडियन फार्मर्स की कैपेसिटी से बाहर है, क्योंकि उनको खरीदने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल की आवश्यकता होती है। और हमारे इंडियन फार्मर्स जो है वो पुअर है, मार्जिनलिस्ट है, इसलिए वो नई तकनीक को खरीदने में असक्षम रहते हैं। तो अच्छे से पॉइंट को समझते हैं। आधुनिक आगात जैसे रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां का उपयोग बहुत कम किया जाता है। तो फ्रेंड्स जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न इनपुट्स है, जैसे रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, फर्टिलाइजर और भी बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसको हमारे इंडियन फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसके पीछे उनका शौक थोड़ा ना है, उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, इसका मुख्य कारण भारत में अधिकतर किसान क्या है, निर्धन है। मैंने बताया आपको कि हमारे जो मोस्ट ऑफ फार्मर्स है जो क्या है, पुअर है, उनकी अफोर्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है। सेकंड पॉइंट, इससे उत्पादन कम होता है और इसी प्रकार पिछड़ापन आता है। तो हमारी जो मान लीजिए फार्मर्स जब मॉडर्न इनपुट्स का यूज ही नहीं करेंगे तो उत्पादकता क्या रहेगी, कम रहेगी, मतलब प्रोडक्टिविटी है वो कम रहेगी, और इससे क्या होगा, पिछड़ापन होगा। क्यों फ्रेंड्स पिछड़ापन क्यों होगा? क्योंकि फ्रेंड्स हमारी जो मोस्ट ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन है वो किससे एंगेज्ड है, एग्रीकल्चर सेक्टर से, और एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी अगर कम रहेगी तो टोटल प्रोडक्शन भी कम रहेगा और उससे सरप्लस आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, जिससे हम मार्केट के अंदर उसे बेच नहीं पाएंगे। तो इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो हमारी जो इकोनॉमी है वो पिछड़ेपन को दर्शाएगी। तो आप समझ सकते हो कि हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो 5th पॉइंट है वो कितना इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि हमारी जो फार्मर्स है वो पुअर है, इसलिए वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको 5th पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। 6th पॉइंट पर चलते हैं फ्रेंड्स, लघु जोते, स्मॉल होल्डिंग्स। तो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर एक और बड़ी विशेषता ये भी है कि जो हमारी लैंड होल्डिंग्स है वो बहुत छोटी छोटी है, और दूसरी बात स्कैटर है। एक पीस ऑफ लैंड यहाँ पर है तो दूसरा बहुत दूर होएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारे इंडियन फार्मर्स हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम वाली बात ये भी है कि जो हमारी जोते हैं, मतलब जिसके ऊपर कृषि की जाती है, वो बहुत छोटी भी है और दूसरी बहुत बिखरी हुई है। एक भूमि का टुकड़ा मान लीजिए ईस्ट में है तो दूसरा भूमि का टुकड़ा वेस्ट में होगा, इसलिए जो उत्पादन की लागत आती है वो बहुत ज्यादा आती है और उत्पादन कम होता है। इसलिए हमारी जो लैंड होल्डिंग्स है, मतलब जोते हैं, वो अनार्थिक है, उसके अंदर कॉस्ट ज्यादा आती है और प्रोडक्शन कम होता है। तो पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। लघु जोते या खेती के लिए किसानों की भूमि का छोटा आकार या तो भारतीय कृषि की एक अन्य विशेषता है। मतलब जो लघु जोते हैं या तो छोटी छोटी जो जोते होती हैं वो भारतीय कृषि की एक अन्य विशेषता है, जो अभी भी है और इंडिपेंडेंस के टाइम पर भी थी। तो फ्रेंड्स जो अगर मान लीजिए जो पीस ऑफ लैंड होंगे अगर वो छोटे छोटे रहेंगे तो उसके ऊपर एग्रीकल्चर करना क्या होगा, अनइकोनॉमिकल होएगा, मतलब अनार्थिक होएगा, क्योंकि उसके ऊपर आप मॉडर्न इनपुट्स यूज नहीं कर सकते। अब मॉडर्न इनपुट्स यूज नहीं कर पाओगे तो इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, जो प्रोडक्शन रहेगा, सॉरी जो प्रोडक्टिविटी रहेगी वो क्या रहेगी, कम रहेगी, और इसकी वजह से ग्रोथ के अंदर क्या आएगी, बाधा आएगी, मतलब जो समृद्धि है उसकी प्रक्रिया में बाधा आएगी। तो देखिए फ्रेंड, फर्स्ट पॉइंट, लघु जोते समृद्धि की प्रक्रिया में 2 प्रकार की रुकावटें डालती है। तो छोटी जोते होती है ना, वो 2 प्रकार की बाधाएं डालती है। पहली बात, कृषि की यंत्रीकरण, मशीनों का उपयोग कठिन हो गया है। तो हमारे इंडिया के अंदर जो हमारी जोते हैं वो छोटी हैं, तो छोटी जोतों के ऊपर मशीनों का प्रयोग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो जोते हैं उसके ऊपर अगर आप मशीनों का प्रयोग करोगे तो इससे अनइकोनॉमिकल प्रोड्यूस, मतलब अनइकोनॉमिकल रहेगा, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा आएगी। मशीनों का उपयोग करने के लिए आपके पास एटलीस्ट साइज ऑफ लैंड क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बट हमारे इंडिया के अंदर जो भूमि की जो जोते हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं और उसके ऊपर मशीनों का उपयोग नहीं हो पाता है। थर्ड पॉइंट देखिए, सीमांत खेती निरंतर ही लाभ के लिए उद्यम के स्थान पर निर्वाह का स्रोत बनी हुई है। तो हमारी जो छोटी खेती हैं उसी की वजह से ही हमारे इंडियन फार्मर्स
प्रोडक्शन सरप्लस नहीं कर पाते हैं और वो अभी भी क्या है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही कर पाते हैं, मतलब निर्वाह के लिए उत्पादन ही कर पाते हैं। तो इसलिए आप समझ सकते हो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है स्टैग्नेंट है और बैकवर्ड है एज कंपेयर डेवलप्ड नेशंस। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूं आपको 6 पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। तो 7th पॉइंट, भूमि स्वामी पट्टेदार संघर्ष, मतलब लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो फ्रेंड्स जो भूमि के स्वामी थे वो क्या थे, ऑनर ऑफ सॉइल, मतलब जो लैंड थी उसके वो ऑनर थे। दूसरी तरफ जो पट्टेदार थे जिन्हें टेनेंट कहा जाता था वो एक्चुअल कल्टीवेटर या फार्मर्स थे। तो फ्रेंड्स इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट रहता था। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिपेंडेंस से पहले, उन्होंने हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लैंड रेवेन्यू सिस्टम लगाया था। इसका मतलब क्या था फ्रेंड्स, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो लैंडलॉर्ड्स को एज ए ऑनर ऑफ सॉइल मानती थी, मतलब जो लैंड्स थी उसके ऊपर राइट किसका है, लैंडलॉर्ड्स का। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो लैंडलॉर्ड से टोटल आउटपुट का कुछ सम ऑफ अमाउंट फिक्स्ड चार्ज करती थी एज ए लैंड रेवेन्यू, और दूसरी तरफ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने लैंडलॉर्ड्स को पूरी फ्रीडम दी थी कि वो टिलर ऑफ सॉइल से कितना भी सम ऑफ अमाउंट एज ए लैंड रेवेन्यू चार्ज कर सकते हैं। इसलिए जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने हमारे टिलर ऑफ सॉइल्स का, मतलब फार्मर्स का बहुत अधिकतम शोषण करा, और जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरीके से चरमरा गया था, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत हद तक कम हो गई थी, प्रोडक्शन भी कम हो गया था। तो फ्रेंड्स यही जो प्रक्रिया है इंडिपेंडेंस के बाद भी चली, जिसकी वजह से हमारे इंडियन फार्मर्स और टेनेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट मतलब इंडियन फार्मर्स और लैंडलॉर्ड्स के बीच में कन्फ्लिक्ट रहता था। तो इसी की वजह से ही हमारे जो फार्मर्स होते थे उनको बहुत ज़्यादा निराशा महसूस होती थी, क्योंकि उन्हें उत्पादन का बहुत कम ही हिस्सा मिल पाता था, जिससे वो अपना जीवन निर्वाह भी बहुत मुश्किल से कर पाते थे। तो इस पॉइंट की अच्छे से स्टडी करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, भूमि के बड़े भाग पर पट्टेदार द्वारा खेती की जाती थी, मतलब जो साइज ऑफ लैंड होता था ना फ्रेंड्स, उसके अधिकतम भाग पर कौन कृषि करता था, टिलर ऑफ सॉइल करते थे, मतलब फार्मर्स करते थे। और जो जमींदार होते थे वो एब्सेंटी होते थे, मतलब वो उसके ऊपर ना तो इन्वेस्टमेंट करते थे, ना कृषि करते थे, ना ही उसकी देख रेख करते थे। तो सारे काम किसके द्वारा किए जाते थे, एक्चुअल कल्टीवेटर के द्वारा, मतलब टेनेंट्स के द्वारा। तो फ्रेंड्स जो टेनेंट होते थे वो इसीलिए परेशान रहते थे कि सारे एफर्ट्स टिलर ऑफ सॉइल्स के द्वारा किए जाते थे, मतलब किसानों के द्वारा, और जो भूमि के स्वामी है वो कुछ भी नहीं करते थे, और फिर भी वो उत्पादन का एक बहुत बड़ा भाग ले लेते थे। तो इसलिए इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट रहता था, मतलब संघर्ष रहता था। तो पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। पट्टेदार भूमि के स्वामी नहीं होते, बल्कि वह भूमि पट्टे पर किराए पर खेती के लिए लेते थे। मतलब जो पट्टेदार होते थे, कल्टीवेटर होते थे, वो ऑनर, मतलब सॉइल के या लैंड के ओनर तो नहीं होते थे। वो क्या करते थे, भूमि को किराए पे लेते थे और उसके ऊपर कृषि करते थे। अब क्या होता था, कृषि उसके ऊपर करते थे तो उन्हें उस लैंड के बदले में रेवेन्यू देना पड़ता था या तो रेंट देना पड़ता था। तो जो रेंट था उसका अमाउंट इतना ज्यादा हुआ करता था फ्रेंड्स, जिसको देने के बाद में किसान के पास में जो उत्पादन होता था वो बहुत कम बचता था, जिससे वो जीवन निर्वाह भी बहुत मुश्किल से कर पाता था। तो फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट देखिए, परंतु आय का एक बड़ा भाग स्वामियों के पास होता था। मतलब मैंने आपको बताया कि जो आय होती थी प्रोडक्शन करने के बाद में, उसका बड़ा हिस्सा किसको चले जाता था, लैंडलॉर्ड को चले जाता था। तो इसलिए जो हमारे किसान थे वो बहुत निराश रहते थे इस सिस्टम की वजह से। तो देखिए थर्ड पॉइंट, पट्टेदार फार्मर्स को न्यूनतम भाग प्राप्त होता था, मतलब उत्पादन का एक बहुत छोटा हिस्सा इसको प्राप्त हो पाता था। तो इसलिए पुनः निवेश के लिए पट्टेदार के पास अधिशेष ना के बराबर होता था। तदनुसार कृषि में स्थिरता की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो फ्रेंड्स अब मान लीजिए जो उत्पादन का बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब आय का बहुत बड़ा हिस्सा लैंडलॉर्ड के पास चले गया। अब जो फार्मर है उसके पास मिनिमम उत्पादन बचता है, मिनिमम आय बचती है, जिसकी वजह से वो अपना जीवन निर्वाह ही कर पाता है। तो निवेश के लिए उसके पास अधिशेष नहीं बचता है, मतलब सरप्लस नहीं बचता है। अब इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो पाएगी एग्रीकल्चर के अंदर, तो उसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर इनस्टेबिलिटी बनी रहेगी। मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, उसके अंदर कोई गति नहीं होगी। जितना प्रोडक्शन आज हो रहा है उतना ही प्रोडक्शन बाद में होएगा। तो इससे क्या होगा कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो स्टैग्नेंट रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी फीचर था हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लास्ट पॉइंट की स्टडी करते हैं जिसका नाम है पिछड़ी तकनीक या बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो हमारे फार्मर्स हैं वो आज भी बैकवर्ड टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स हैं वो बहुत हद तक पुअर है, मार्जिनलिस्ट है, मतलब गरीब है। उनके पास में मॉडर्न टेक इनपुट्स को खरीदने की कैपेसिटी नहीं होती है,
क्योंकि फ्रेंड्स उनके लिए वो कंपल्सन है, मतलब मजबूरी है कि वो पुरानी तकनीक को यूज करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स नई तकनीक को खरीदने के लिए बहुत हद तक पैसा चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होती है, जो हमारे फार्मर्स के पास में नहीं है, कुछ रिच फार्मर्स को छोड़ के। तो पॉइंट को अच्छे से समझते हैं कि हमारे जो फार्मर्स है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज क्यों नहीं करते हैं। भारत में अधिकांश खेती छोटे आकार की होती है। तो फ्रेंड्स हमारे इंडियन फार्मर्स जो हैं वो क्या है, उनके पास पीस ऑफ जो लैंड होता है वो बहुत छोटा होता है, और उसी की वजह से ही वो मॉडर्न इनपुट्स का यूज भी नहीं कर पाते, और दूसरी बात वो मॉडर्न इनपुट्स को खरीद भी नहीं पाते। तो सेकंड पॉइंट देखिए, और उस पर खेती करने वाले अधिकांश किसान निर्धन होते हैं, अंतर पिछड़ी तकनीक का प्रयोग करना उनकी बाध्यता होती है। तो फ्रेंड्स जो हमारे फार्मर्स हैं वो पहली बात तो उनके पास जो छोटी खेत का जो आकार होता है, लैंड का जो आकार होता है छोटा होता है, और दूसरी बात हमारे जो फार्मर्स होते हैं वो अधिकतर क्या होते हैं, पुअर होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो जमींदारी सिस्टम था उसने हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इकोनॉमी को डिवाइड करके रख दिया था। मतलब कुछ फार्मर्स थे वो बहुत रिच हो गए और कुछ फार्मर्स थे जो बहुत पुअर हो गए, तो इसी की वजह से डिवाइड हो रखी थी इकोनॉमी। तो अधिकांश जो फार्मर्स थे वो पुअर थे। अब अधिकांश फार्मर अगर मान लीजिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज ही नहीं कर पाएंगे तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कम ही रहेगी। तो हमारे जो फार्मर्स थे क्या वो जानबूझकर तकनीक का यूज नहीं करते थे? नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी मजबूरी है, वो मॉडर्न इनपुट्स को नहीं खरीद पाते हैं। तो मॉडर्न इनपुट्स होते क्या हैं? तो मॉडर्न इनपुट्स जो होते हैं फ्रेंड्स, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, ये होते हैं मॉडर्न इनपुट्स। तो इनको यूज करने की वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो देखिए फ्रेंड्स जो मॉडर्न इनपुट जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, इनका यूज करने से जो उत्पादकता है उसमें थोड़ी वृद्धि होती है, क्योंकि और दूसरी बात क्वालिटी बढ़ती है इसकी वजह से। तो फ्रेंड्स मशीनों की बजाय पशु शक्ति और मानव शक्ति पर अधिकतर निर्भर रहते हैं। तो हमारे जो फार्मर्स है फ्रेंड्स वो आधुनिक उपकरणों का उपयोग नहीं कर पाते हैं, वो अभी भी क्या है, मानव शक्ति और पशु शक्ति के ऊपर निर्भर है। मतलब वो खाद के तौर पर काव डक का इस्तेमाल करते हैं, मतलब गाय के गोबर का, और दूसरी बात जो मशीन है उसके स्थान पर वो मानव शक्ति का उपयोग करते हैं, क्योंकि हमारे फार्मर्स जो हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, परिणाम स्वरूप उत्पादकता निम्न बनी हुई है। तो हमारे अगर फार्मर्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज ही नहीं करेंगे तो उत्पादकता क्या रहेगी, कम रहेगी। और फ्रेंड्स आप अच्छे से समझ सकते हो कि अगर कोई सेक्टर है, कोई ऐसा सेक्टर जो इकोनॉमी की बैकबोन है, और उसकी प्रोडक्टिविटी अगर कम रहेगी तो निश्चित रूप से वो इकोनॉमी क्या रहेगी, बैकवर्ड रहेगी, स्टैग्नेंट रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 8 के 8 पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं एक बार आपको दोबारा दिखाऊंगा ये 8 के 8 पॉइंट्स। तो जो पहला पॉइंट था वो क्या था फ्रेंड्स, निम्न उत्पादकता, मतलब लो प्रोडक्टिविटी। सेकंड जो पॉइंट था वो डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब छुपी हुई बेरोजगारी। थर्ड पॉइंट वर्षा पर निर्भरता या डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। फोर्थ पॉइंट निर्वाह खेती या सब्सिस्टेंस फार्मिंग। फिफ्थ पॉइंट जो था आधुनिक आगातों का अभाव, मतलब लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। जो सिक्स पॉइंट था लघु जोते या स्मॉल होल्डिंग्स। सेवन पॉइंट भूमि स्वामी पट्टेदार संघर्ष, और लास्ट पॉइंट था पिछड़ी हुई तकनीक। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये 8 के 8 पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे, और इन 8 पॉइंट्स की स्टडी करने के बाद आप अच्छे से एनालाइज कर पाए होंगे कि हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के फीचर्स क्या हैं जो हमारी इंडियन इकोनॉमी को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।